जय श्री राम दोस्तों। जय श्री राम। लास्ट क्लास में फिजिक्स में क्लास 11 चैप्टर 1 में हमने क्या पढ़ा था? चैप्टर का नाम है यूनिट एंड डायमेंशन और हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था सम प्रैक्टिकल यूनिट्स। याद है कि भूल गए? जैसे लेंथ नापने के लिए बड़ी से बड़ी यूनिट हमारे पास क्या है, छोटी से छोटी क्या है। ठीक है, तो मैंने तुम्हें पारसेक, AU, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, लाइट ईयर, इस सब के बारे में बताया था। और इसका यूज करते क्या है, किसका डिस्टेंस मेजर करते हैं उसमें, ये सब बताया था। मास और वेट में डिफरेंस बताया था। और इसके अलावा टेम्परेचर को किस किस स्केल में नापते हैं, या जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी है उन सबको नापने के लिए बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी यूनिट के बारे में हमने चर्चा करी थी। इसके बारे में अगर हम अब और डील करेंगे ना तो थोड़ा टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो अगर आप कोई रिफ्रेशर या बुक वगैरह खरीदते हो तो उसमें आप लोगों को ये सब जानकारियां बहुत डिटेल में न्यूमेरिक वैल्यूज दी रहती हैं। समझ गए ना? जैसे 1 टन में 1000 kg है, या 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होता है। ये सारी चीजें बुक्स वगैरह में दी हुई हैं, आप उसको अच्छे से उतार के याद कर लो। और पूरा रटने की जरूरत नहीं है, खास खास चीजें उसमें से याद कर लिया करो। ठीक है भाई? तो आज हमारा अगला टॉपिक जो है, आज हम पढ़ने जा रहे हैं डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। देखो, ये कोई ऐसा टॉपिक नहीं है जिसके अंदर मैं बहुत सारी डेफिनेशंस लिखूं, फिर मैं उसको एक्सप्लेन करूं, उस सब में टाइम वेस्ट करूं। बस ये समझ लो कि हमारे पास 7 बेस यूनिट्स हैं, 7 फंडामेंटल यूनिट हैं, और उनको हम लोग 7 डायमेंशंस के फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो याद कर लो। जैसे मान लो लेंथ के लिए हम क्या डायमेंशन यूज कर रहे हैं? L। और जितनी भी डायमेंशन है वो स्क्वायर ब्रैकेट में लिखी जाती है। ठीक है। मास के लिए आता है M। टाइम के लिए हम लगाते हैं कैपिटल T। टेम्परेचर को नापते हैं केल्विन में, इसीलिए इसके लिए हम क्या लगाते हैं? कैपिटल K। करंट के लिए हम क्या डायमेंशन यूज करेंगे? A, कैपिटल A। फिर अमाउंट ऑफ या लुमिनस इंटेंसिटी के लिए हम यूज करते हैं स्मॉल cd। और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए हम क्या यूज करते हैं बच्चों? मोल, MOL। दैट्स इट। ठीक है, तो ये 7 बेस क्वांटिटी के लिए मैंने डायमेंशन लिख दी है। और इन डायमेंशन की मदद से हम क्या फाइंड करते हैं? डायमेंशनल फॉर्मूला और डायमेंशनल एक्सप्रेशन या इक्वेशन। ठीक है, क्या क्या फाइंड करेंगे? डायमेंशनल फॉर्मूला और डायमेंशनल इक्वेशन। या इसको बाद में लिखूंगा। ठीक है, पहले बताओ डायमेंशनल फॉर्मूला होता क्या है? कुछ भी नहीं है, एक बहुत छोटी सी आसान सी चीज है। डायमेंशनल फॉर्मूला एक ऐसा फॉर्मूला होता है जिसमें हम ये रिप्रेजेंट करते हैं कि कौन कौन सी बेस क्वांटिटीज कैसे कैसे रिलेट करती हैं आपस में। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, जैसे इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे मैंने बोला डेंसिटी, तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? मास अपॉन वॉल्यूम। अब जरा दिमाग लगाओ, मास के लिए कौन सा डायमेंशन यूज करोगे? कैपिटल M। और वॉल्यूम के लिए लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। तो लेंथ के लिए भी L यूज करोगे, ब्रेथ के लिए भी और हाइट के लिए भी, क्योंकि तीनों L ही तो है। और इन सबको सेपरेट बॉक्स में डालोगे तो तुम्हारे पास फॉर्मूला बन गया M अपॉन L3। तो ये आ जाएगा ML-3। तो समझ में आया? तो ये जो आपको फॉर्मूला यहाँ पे दिख रहा है ना, अब जरा सोच के देखो, क्या मैंने ये फॉर्मूला इस वाले फॉर्मूले से निकाला है, डिराइव्ड फॉर्मूले से, या फिर मैंने इसके अंदर ये डायमेंशनल फॉर्मूले डाले हैं? डायमेंशनल फॉर्मूले डाले हैं। तो जो डायमेंशनल फॉर्मूला है उसको डाल करके मेरे पास ये एक फॉर्मूला आ गया जिसको हम बोलते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला। सबको समझ में आया?
सर क्या बोल दिया आपने, कुछ समझ नहीं आया। डायमेंशनल फार्मूले में डायमेंशनल फार्मूला डाल के डायमेंशनल फार्मूला, ये डायमेंशंस है। बेस क्वांटिटी की डायमेंशंस को उठा के अगर मैं इस फार्मूले में पुट करता हूं, तब जो मेरे पास फार्मूला आता है वो डायमेंशनल फार्मूला है। ये नॉर्मल फार्मूला है फिजिक्स का जो हम जानते हैं, लेकिन मैं उसमें पुट क्या कर रहा हूं, डायमेंशन, ना कि न्यूमेरिक वैल्यू। क्या मैंने तुम्हें बोला ये 5 किलो का ऑब्जेक्ट है और उसका वॉल्यूम फलाना है? नहीं, मैं उसमें क्या पुट कर रहा हूं, डायमेंशंस। और जब डायमेंशन पुट करके मेरे पास फाइनल फार्मूला आएगा, वो किसका फार्मूला होगा, डायमेंशनल फार्मूला, डेंसिटी का डायमेंशनल फार्मूला। सबको बात समझ में आ गई? तो डायमेंशनल फार्मूला एक ऐसा फार्मूला होता है जिसमें सभी बेस क्वांटिटीज जितनी भी इन्वॉल्व हैं वो कैसे आपस में रिलेट कर रही हैं वो हमको बताता है। समझ में आ गया सबको? और एक इसके बाद टॉपिक है डायमेंशनल इक्वेशन। डायमेंशनल इक्वेशन अगर नहीं समझ में आ रहा तो पूछ लो भाई, फिर से देखो। डेंसिटी क्या है, फिजिकल क्वांटिटी। ये क्या है, फॉर्मूला। ये सब क्या है, डायमेंशंस। उनको सॉल्व करके जो फॉर्मूला आया वो कौन सा फॉर्मूला है, डायमेंशनल फॉर्मूला। अभी आ गया समझ में? अगर डायमेंशनल फॉर्मूला समझ में आ गया तो सर ये डायमेंशनल इक्वेशन क्या है? कुछ भी नहीं है, सिंपल है। अगर मान लो मैं इधर लिख दूं डेंसिटी स्क्वायर ब्रैकेट में और इक्वल टू का साइन लगा दूं, इक्वेट कर दूं ml-3 से। बच्चों इक्वेशन वर्ड का मतलब क्या होता है मैथ्स में? मैथ्स में इक्वेशन का मतलब ये होता है कि इक्वल टू का साइन है, इक्वालिटी का साइन है, कुछ इक्वल टू में इधर इधर है LHS RHS में। तो LHS में मैंने फिजिकल क्वांटिटी लिख दी और RHS में मैंने उसका डायमेंशनल फार्मूला लिख दिया। यानी कि अगर मैं फिजिकल क्वांटिटी को डायमेंशनल फार्मूले से इक्वेट करता हूं तो मेरे पास आता है डायमेंशनल इक्वेशन। कोई दिक्कत? सबको समझ में आ गया? तो इसके बाद क्यों ना दुनिया की सारी फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशनल वैल्यू पुट करके डायमेंशनल फार्मूला निकाला जाए। मेरी बात समझ में आई? आज का टॉपिक समझ में आ गया ना भाई? कुछ भी काम नहीं है मुश्किल। ये 7 डायमेंशन याद कर लो पहले, ठीक है? उसको कैसे पुट करना है फार्मूले में वो मैंने तुम्हें सिखा दिया, एक छोटा सा एग्जांपल देके। अब क्यों ना, देखो डेंसिटी तो है नहीं अकेला इस दुनिया में, तो जितनी भी डिराइव फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं उन सब के अंदर अगर मैं ये फार्मूला उनका निकालना चाहूँ तो निकाल सकता हूँ। वही आज हम चेक करने जा रहे हैं। तो टॉपिक का नाम है डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। समझ गए? तो एक काम करते हैं, यहां पर मैं लिख देता हूं फिजिकल क्वांटिटी। यहां पर मैं लिख देता हूं उसका नॉर्मल जो जनरल फॉर्मूला होता है वो, और यहां पर लिख देता हूं डायमेंशन, और यहां पर लिख देता हूं डायमेंशनल फॉर्मूला। यह काम करते हैं ना, यहां पे लिख देते हैं SI यूनिट, यहां पे सीधा डायमेंशनल फॉर्मूला और यहां पे लिख देता हूं SI यूनिट्स। ठीक है बच्चों, बहुत ही सीरियस टॉपिक है। इस चैप्टर में जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो यही है, क्योंकि अगर ये नहीं आया तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी भी नहीं आएगा, डायमेंशनल एनालिसिस भी नहीं आएगा। तो जब तक आपको ये नहीं आता, ठीक है। और इसमें दूसरी सबसे बड़ी बात ये है, इसको पढ़ना इसलिए भी जरूरी है कि पूरी फिजिक्स में, चाहे वो 11th की हो चाहे वो 12th की हो, जितनी भी फिजिकल क्वांटिटियां हैं उन सबके तुम्हें फॉर्मूले याद करने का एक सुनहरा मौका मिल रहा है। तो काफी सारे तो पहले से आते होंगे, जो नहीं आते वो याद कर लेना। समझ गए? चलो भाई जल्दी से काम करते हैं, टेबल को कंप्लीट करते हैं। चलो भाई, पहली फिजिकल क्वांटिटी क्या है? एरिया। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? L इंटू बी। समझ गए? तो L के लिए मैं L यूज करूंगा, B के लिए भी L यूज करूंगा, क्या बन जाएगा? L स्क्वायर।
तो डायमेंशनल फार्मूला क्या आ गया, एल स्क्वायर। कोई दिक्कत? पर बच्चों इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, एम एल टी, जिसमें से टी और एम की वैल्यू 0 है, एल की वैल्यू 2 है। समझ गए? तो सिर्फ L2 लिखो या M0 L2 T0 लिखो, दोनों बातों का एक ही मतलब होता है। समझ गए? एग्जाम में आएगा तो थोड़ा ऐसे करके लिख देना, सुंदर लगेगा। बच्चों एरिया की ऐसे यूनिट क्या होती है, मीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत? अगला बोलो, वॉल्यूम। वॉल्यूम फॉर्मूला L इंटू बी इंटू एच। और एक बात, अब एरिया का याद हो गया ना, L2, दोबारा एरिया आ गया अगर कहीं पे या वॉल्यूम आ गया तो बार बार डिराइव नहीं करूंगा, अब तुमको याद हो जाना चाहिए एरिया का L2 होता है और वॉल्यूम का L पावर 3। इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है बच्चों, मीटर क्यूब। अगला बोलो, मास डेंसिटी है, मास डेंसिटी। अरे डेंसिटी बोलो यार, एक ही बात है। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, मास अपॉन। अब कोई मुझे ये मत बोलना कि वॉल्यूम को सॉल्व करके दिखाओ। मास का हो गया m अपॉन वॉल्यूम का हो गया L3। सही है गलत है? तो इसका फॉर्मूला हो गया m1 L माइनस 3T0। कितने बच्चों को ये बात समझ में आ गई? कितने बच्चों को बात समझ में आ गई? ये L डिवाइड में अपॉन में नीचे है ना, अरे ये तो रहा, तो वो जब L3 ऊपर आएगा तो माइनस का नहीं हो जाएगा। समझ गए? और T0 लिख दिया। बच्चों ऐसे यूनिट क्या होती है इसकी, केजी पर मीटर क्यूब। चेक करो, मास का केजी, वॉल्यूम का मीटर क्यूब। कोई दिक्कत? अगला बोलो, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी बच्चों फ्रीक्वेंसी तुमने छोटी क्लास में पढ़ा होगा, इसका फॉर्मूला होता है 1 अपॉन टाइम पीरियड। 1 अपॉन टाइम पीरियड, ठीक है? और इसका मतलब भी पता होना चाहिए। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि एक गिवन टाइम पीरियड के अंदर कोई चीज कितनी बार दोहराई गई, कितनी बार रिपीट हुई। फ्रीक्वेंसी का मतलब हमेशा ऑसिलेशन, वेव और पेंडुलम से नहीं होता है। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि एक गिवन टाइम पीरियड में कोई चीज कितनी बार दोहराई गई। जैसे कि हम इसको इंग्लिश में कैसे यूज करते हैं, हाउ फ्रीक्वेंटली ही कॉल्स यू। वो तुम्हें कितनी जल्दी जल्दी फोन, कितनी बार फोन कर रहा है, तो तुम यही तो बोलोगे ना, ट्वाइस इन अ वीक, वंस इन अ मंथ। तो इन अ मंथ वो चीज कितनी बार दोहराई गई, ट्वाइस या वंस। समझ गए ना? तो फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है 1 अपॉन टाइम पीरियड। तो ये कोई चीज का नंबर होता है इन द गिवन टाइम पीरियड। तो बच्चों इस हिसाब से इसकी मल्टी डायमेंशन 1/t हो गई, तो इसकी डायमेंशन हो गई m0 l0 t-1। या अगर मैं सिर्फ t-1 भी लिख दूं तो कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत? अरे अभी तो बताया कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसा यूनिट भी बता दो बस जल्दी से। फ्रीक्वेंसी की ऐसा यूनिट होती है पर सेकेंड, क्योंकि टाइम अपॉन में आ गया ना, तो पर सेकेंड। और हम इसको हर्ट्ज में भी डिनोट करते हैं, ठीक है? हर्ष का नाम मत लिख देना अपने दोस्त का, हर्ट्ज HERTZ। अगला बोलो, स्पीड और वेलोसिटी। स्पीड या फिर वेलोसिटी। बच्चों देखो, वैसे ये दोनों फिजिकल क्वांटिटी अलग अलग हैं, इसके बारे में हम डीप में चर्चा करेंगे अगले चैप्टर में। लेकिन पता तो हो गई क्या होता है, रफ्तार, वेग, इतने टाइम पीरियड में कोई चीज कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है। फॉर्मूला बोलो, अभी शॉर्ट में लिख दूं, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस का क्या हो गया, L, अपॉन में क्या आ गया, T। तो सॉल्व करोगे तो क्या आएगा बच्चों, m0 l1 t, हाँ सही है, बिल्कुल सही, LT-1। ऐसा यूनिट बता दो, समझ में आ रहा है ना? अगला बोलो, एक्सेलरेशन। बच्चों एक्सेलरेशन जानते हो क्या होता है, क्या? बाइक चलाते हैं वो ऐसे ऐसे करते हैं, एक्सेलरेशन क्या होता है सर? ये होता है, अरे वो तो एक्सेलरेटर है, एक्सेलरेशन क्या होता है? ये तो फॉर्मूला है ना, होता क्या है समझाओगे कैसे? अगर मान लो कोई चीज कांस्टेंट स्पीड से चल रही है, जैसे 40 की स्पीड से चल रही है, 40 की स्पीड से चलती जा रही है, तो उसमें कोई एक्सेलरेशन नहीं है। एक्सेलरेशन का मतलब होता है स्पीड या वेलोसिटी ही बढ़ती जा रही है या घटती जा रही है।
इस आवाज से क्या महसूस हो रहा है कि गाड़ी कांस्टेंट स्पीड से नहीं चल रही बल्कि उसकी स्पीड बढ़ती जा रही है। बात समझ में, आवाज से समझ में आ गया ना? तो इसी को बोलते हैं बच्चों एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? वेलोसिटी, वैसे ये नहीं होता, इसका फॉर्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, कि कितने टाइम के अंदर कितना चेंज आया वेलोसिटी में। और जरूरी नहीं है वेलोसिटी बढ़ ही रही हो, घट भी सकती है, ठीक है? तो वेलोसिटी अपॉन टाइम, और वेलोसिटी का फॉर्मूला तुमको याद हो गया है, lt माइनस 1, इसके अपॉन में एक और t आ गया, तो ये हो गया lt माइनस 2। तो इसकी ऐसे यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि मीटर पर सेकंड अपॉन में एक और सेकंड। समझ में आ गया? अगला बोलो। फोर्स। फोर्स का फॉर्मूला होता है बच्चों मास इनटू एक्सेलरेशन, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास का मुझे याद है m होता है, ये कब याद किया? ये रहा। और एक्सेलरेशन का अभी अभी ऊपर याद किया था lt माइनस 2, तो फॉर्मूला क्या आ गया? mlt माइनस 2। समझ में आ गया? और इसकी ऐसा यूनिट क्या हो गई? kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसकी ऐसा यूनिट हो गई kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। पर इतनी लंबी यूनिट याद करने से अच्छा है हमने इसको नाम दे दिया न्यूटन। क्या नाम दे दिया? फोर्स की यूनिट न्यूटन की होती है। अगला बोलो। प्लस पल्स। क्या वत्स? IMPA। इम्पल्स। इम्पल्स। इम्पल्स का फॉर्मूला होता है बच्चों फोर्स इनटू टाइम। नहीं पता तो जान लो। देखो जो फॉर्मूले पता है अच्छी बात है, आपका काम आसान हो गया। फॉर्मूला याद है तभी डायमेंशन निकाल पाओगे, वरना कभी नहीं निकाल पाओगे। तो इम्पल्स का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू टाइम। वैसे ही टाइम पीरियड बहुत शॉर्ट होता है, बहुत शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए अगर बहुत बड़ा अमाउंट ऑफ फोर्स कहीं पर अप्लाई करते हैं तो उसको बोलते हैं इम्पल्स। समझ गए? जैसे कील लगाई और उस पर हथौड़ा मारा, तो हथौड़ा कील पर कितनी देर तक टच हुआ? बहुत शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए, और कितना ज्यादा फोर्स उसको ट्रांसफर करा, तो वो एक तरीके का इम्पल्स मान लो। या किसी को तुमने घुमा के जोर से चांटा मार दिया, या बैट से बॉल को तुमने हिट किया, तो ये सब क्या है? इम्पल्स। तो समझ गए? फोर्स की डायमेंशन आज के बाद रख लेना mlt माइनस 2, mlt माइनस 2। और टाइम का क्या होता है? t, तो ये हो गया mlt माइनस 1। क्या हो गया? mlt माइनस 1। और इसकी ऐसा यूनिट क्या हो गई? न्यूटन सेकेंड। फोर्स का हो गया न्यूटन, टाइम का हो गया सेकेंड, न्यूटन सेकेंड। एक चेक करो जरा, न्यूटन इसकी यूनिट न्यूटन सेकेंड, बिल्कुल सही है। अगला बोलो। अगला वर्क और एनर्जी। वर्क या फिर एनर्जी। ये वर्क अपॉन एनर्जी नहीं है, स्लैश मतलब या फिर, ठीक है? तुम लोगों को शायद नहीं पता, वर्क और एनर्जी सेम ही चीज होते हैं, सेम ही चीज होते हैं, पर उनको डिफाइन अलग अलग तरीके से फिजिक्स में किया गया है। वो हम 6th चैप्टर में पढ़ेंगे। पर अभी इसका फॉर्मूला देखते हैं बच्चों। वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये होता है ना वर्क डन। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या हो गया? mlt माइनस 2 रट लो, और डिस्प्लेसमेंट का L, तो क्या आ गया? ml2t माइनस 2। कोई दिक्कत? और इसकी ऐसा यूनिट क्या हो गई वर्क डन की? न्यूटन मीटर। और एनर्जी की यूनिट क्या होती है? जूल। समझ गए? तो वर्क डन को भी जूल में नाप सकते हैं, क्योंकि न्यूटन मीटर का मतलब जूल होता है। अगला बोलो। पावर। पावर। बच्चों पावर का फॉर्मूला होता है वर्क अपॉन टाइम, वर्क अपॉन टाइम। तो देखो, अगर दो इंसान हैं और वो सेम अमाउंट ऑफ वर्क करते हैं, मान लो दो इंसान हैं और वो सेम अमाउंट ऑफ वर्क डन करते हैं, वर्क डन मतलब फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो किसकी पावर ज्यादा होगी? जबकि दोनों ने वर्क डन सेम ही किया है, पावर उसकी ज्यादा होगी जो कम समय में वो वर्क डन कर देगा। समझ गए ना? क्योंकि इसको टाइम से डिवाइड कर दिया, तो टाइम जितना छोटा होगा वैल्यू उतनी ही बड़ी आएगी। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना? तो पावर का फॉर्मूला होता है वर्क डन अपॉन टाइम। तो वर्क डन का क्या फॉर्मूला था? ml2t माइनस 2, और अपॉन में टाइम है तो t माइनस 1 हो जाएगा यहाँ पे,
तो ये हो गया ml2t-3 और इसकी डायमेंशन का फॉर्मूला इसका क्या हो गया न्यूटन मीटर पर सेकेंड, न्यूटन मीटर पर सेकेंड या जूल पर सेकेंड, समझ गए। और इसकी एक और यूनिट है दोस्तों वॉट। कहते हैं ना तेरी तो वॉट लगने वाली है, मतलब अब तो उससे बहुत सारा काम लिया जाएगा कम टाइम में, समझ गए। अगला बोलो मोमेंटम। क्या ह्यूमन बीइंग, मोमेंटम। अच्छा मोमेंटम। बच्चों मोमेंटम नाम सुना है कभी, नाम तो सुना होगा। इसका फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी, मास इनटू, एक चैप्टर है तुम्हारा लॉज ऑफ मोशन, उसके अंदर ये टॉपिक आएगा, बहुत ही मजेदार टॉपिक है। मोमेंटम एक तरीके का डिस्ट्रक्टिव फोर्स समझ लो कि कोई मासिव ऑब्जेक्ट किसी वेलोसिटी के साथ अगर जा रहा है तो उसके अंदर बहुत सारा क्या है एनर्जी तो है ही, एक डिस्ट्रक्टिव फोर्स भी है, इससे वो नुकसान कर सकता है, समझ गए ना। अभी जब ये आएगा ना चैप्टर में लॉज ऑफ मोशन में, तब इसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। मास इनटू वेलोसिटी, मास का हो गया m, वेलोसिटी का हो गया lt-1, तो इसका फॉर्मूला क्या बन गया बच्चों mlt-1। mlt-1 और किसका था बच्चों चेक करो, इम्पल्स का। मिला मिला। तो ऐसी यूनिट्स बच्चों पकड़ के रखना, याद रखना, एक अलग से कॉपी में जाके नया टेबल बना लेना जिनकी डायमेंशन सेम आ रही है, क्योंकि कई बार वो क्वेश्चन ऐसा दे देता है एमसीक्यू में बना के दे देगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटी हैज द सेम डायमेंशन एज इम्पल्स, निम्न में से किसका डायमेंशनल फॉर्मूला इम्पल्स के जैसा है, और 4 ऑप्शन दे देगा इनमें से उठा के, तो उसमें एक ऑप्शन मोमेंटम भी होगा। तो अगर आपको पहले से आ जाए तो टिक कर दोगे, नहीं तो चारों की डायमेंशन सबकी निकालोगे जो ऑप्शन में, फिर मैच करना पड़ेगा, टाइम वेस्ट होगा। तो इसकी ऐसे यूनिट क्या होगी बच्चों केजी मीटर पर सेकेंड, केजी मीटर पर सेकेंड। 11th हो गया, 12th पे आ जाओ। अगला बोलो प्रेशर है, स्ट्रेस। प्रेशर और स्ट्रेस, ये दोनों वैसे अलग अलग चीजें हैं और दोनों का फॉर्मूला सेम ही होता है, और ये भी 11th के सिलेबस में है। प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया, तो फोर्स का फॉर्मूला क्या हो गया mlt-2 और एरिया का क्या हो गया L2। अब बच्चों एक L से एक L कटेगा, तो इसका फॉर्मूला क्या बन गया ml-1t-2। सबको समझ में आ गया। और इसके ऐसा यूनिट क्या होगी प्रेशर की, फोर्स अपॉन एरिया, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, खत्म। या फिर इसी को हम लोग पास्कल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अबे रास्कल नहीं बे, पास्कल, पास्कल। सबको समझ में आ गया। इसका स्क्रीनशॉट लेकर कॉपी पे लिख लेना। अभी ये लिस्ट खत्म नहीं हुई है, इसके आगे और भी बहुत कुछ है। अभी हमारे पास और भी बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटी है जो हमें देखनी है कि उनका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है। बोलो भाई। स्ट्रेन। स्ट्रेन, स्ट्रेन का फॉर्मूला होता है चेंज इन लेंथ, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। वैसे मुझे यहाँ पे लेंथ नहीं लिखना चाहिए, डायमेंशन लिखना चाहिए। चेंज इन एनी डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। तो जो भी डायमेंशन ऊपर है वही डायमेंशन नीचे है, तो कट के 0 हो गया। तो यानी कि इसकी डायमेंशन क्या हो गई, डायमेंशनलेस। बच्चों डायमेंशनलेस m0 l0 t0 तीनों का, इन दोनों बातों का एक ही मतलब है, ठीक है। इसकी ऐसा यूनिट क्या हो गई, नो यूनिट। जब कट गया हो तो l से l, तो यूनिट क्या बची, कुछ भी। समझ गए। अगला बोलो कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी। कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी, इसका फॉर्मूला होता है बच्चों स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। अभी हमने स्ट्रेस पढ़ा था ना, अपॉन में स्ट्रेन, ठीक। अब स्ट्रेन की तो कोई डायमेंशन नहीं है, अब ये भी देखा ना, स्ट्रेन तो डायमेंशन लेस है, तो नीचे तो कोई डायमेंशन नहीं आएगी, पर न्यूमरेटर में स्ट्रेस आ गया। और अभी अभी हमने पढ़ा था स्ट्रेस और प्रेशर की सेम ही डायमेंशन होती है। तो प्रेशर का फॉर्मूला क्या था, प्रेशर का फॉर्मूला क्या था, फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स का होता है mlt-2,
अपॉन में एरिया L2 हो जाएगा। बच्चों तुम लोग ये तो नहीं सोच रहे कि स्ट्रेन की जगह मैंने L2 और स्ट्रेस की जगह लिख दिया, वो स्ट्रेन की कोई डायमेंशन नहीं है, वो देखो ऊपर लिखा हुआ है। और स्ट्रेस प्रेशर की तरह काम करता है, तो फोर्स अपॉन एरिया। तो यहाँ से इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या आ गया बच्चों, देखो एक L से एक L कटेगा, ml-1 t-2। अब बच्चों जरा चेक करो, मैंने तुम्हें अभी ये भी बताया था, वो फिजिकल क्वांटिटीज तुम्हें याद रखनी होंगी जिनकी डायमेंशन सेम होती है। एक अलग से कॉपी में लिस्ट बना लेना, जैसे प्रेशर, स्ट्रेस, कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी, इन तीनों का तो अभी तक सेम ही आ गया ना, इनको एक साथ रख लो। और किसका सेम आया था, एनर्जी या फिर वर्क डन, इनका सेम आ गया था, है ना। और बताओ, मोमेंटम, इंपल्स, इनका भी सेम आया था। और बताओ, वेलोसिटी का किसके जैसा, नहीं, इंपल्स और वेलोसिटी सेम नहीं था, इंपल्स और मोमेंटम सेम था, चेक करो। वेलोसिटी का तो LT-2 है ना, मोमेंटम में तो मास इनटू वेलोसिटी होता है, ठीक है। मोमेंटम का फॉर्मूला चेक कर लो ना, मोमेंटम और इंपल्स का सेम होगा, ठीक है, चेक कर लो भाई। ठीक है, तो इसकी ऐसे यूनिट क्या हो गई बच्चों, स्ट्रेन की तो कोई यूनिट है नहीं, स्ट्रेस की हो जाएगी प्रेशर वाली, यानी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अगला बोलो, सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन। बच्चों सरफेस टेंशन का मतलब होता है फोर्स अपॉन लेंथ, फोर्स अपॉन लेंथ। तो फोर्स का फॉर्मूला होता है mlt-2 अपॉन में लेंथ का होता है L। L से L कट गया, क्या बचा, L तो कट गया ना, तो mt-2। इसकी यूनिट क्या होती है बच्चों, न्यूटन पर मीटर। अगला बोलो, सरफेस एनर्जी। सरफेस एनर्जी। तो सरफेस एनर्जी का फॉर्मूला होता है एनर्जी पर यूनिट एरिया। एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन वाला। बात समझ में आ रही है। अब एनर्जी की डायमेंशन किसके जैसी थी, वो देखो वर्क डन की जैसी। और वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यानी mlt-2 इनटू डिस्प्लेसमेंट के लिए L अपॉन में एरिया का L2। बच्चों ऊपर 2 L है, नीचे 2 L है, कट गया, क्या बचा, mt-2। और एनर्जी की यूनिट क्या होती है, वर्क डन जैसे, यानी कि न्यूटन मीटर अपॉन में एरिया मीटर स्क्वायर, कटेगा तो न्यूटन पर मीटर। तो बच्चों चेक करो, सरफेस टेंशन और सरफेस एनर्जी दोनों की डायमेंशन फॉर्मूला सब कुछ सेम है। तो यहां पर इसको पुट कर दो, सरफेस टेंशन और सरफेस एनर्जी। समझ में आ गया। अगला बोलो, वेलोसिटी ग्रेडियंट। वेलोसिटी ग्रेडियंट। बच्चों जब भी कहीं पे ग्रेडियंट आ जाता है ना, तो उस चीज को हम लोग डिस्टेंस से या लेंथ से डिवाइड कर देते हैं। तो इसका मतलब हो गया वेलोसिटी अपॉन लेंथ, या डिस्टेंस भी लिख सकते हो, ठीक है। तो वेलोसिटी का होता है LT-1 अपॉन में लेंथ है L आ गया, L से L कट गया, बचा T-1। चेक कर लो भाई, सही है ना। और इसकी यूनिट क्या हो गई बच्चों, मीटर पर सेकेंड अपॉन में मीटर, मीटर से मीटर कट गया, पर सेकेंड। तो चेक करो ये डायमेंशन किसकी थी, फ्रीक्वेंसी की, क्योंकि फ्रीक्वेंसी 1/टाइम होता है। तो फ्रीक्वेंसी और वेलोसिटी ग्रेडियंट की यूनिट सेम आ गई, वेलोसिटी ग्रेडियंट इसकी यूनिट सेम आ गई ना। अगला बोलो, प्रेशर ग्रेडियंट। प्रेशर ग्रेडियंट। तो प्रेशर को इस बार किससे डिवाइड कर दोगे, लेंथ या फिर डिस्टेंस से। तो प्रेशर की यूनिट क्या होती है, सेम वही जो स्ट्रेस की होती है, यानी ml-1 t-2, ml-1 t-2। और इसको डिवाइड कर दोगे लेंथ से, L से, L से कटेगा नहीं, सॉरी,
एल ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा ना, तो ये हो जाएगा ml - 2 t - 2, और इसकी ऐसे यूनिट हो जाएगी प्रेशर का क्या होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, सॉरी फोर्स अपॉन एरिया, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर अपॉन में मीटर, तो Nm-3 हो जाएगा, फोर्स अपॉन एरिया अपॉन में लेंथ। हाँ ठीक है बच्चों, जरा चेक करो ये ml2 t - 2 किसकी यूनिट थी, ये आ चुका है ना ml2 t - 2, ये किसकी डायमेंशन है, चेक करो, एनर्जी की, यानी कि प्रेशर ग्रेडियंट और एनर्जी सेम है, प्रेशर ग्रेडियंट और एनर्जी की सेम डायमेंशन होती है। सबको समझ में आ गया? अगला बोलो। कोफिशिएंट और ऑफ पुलिस क्या? एनर्जी और वर्क डन पहले से। हाँ तो एनर्जी वर्क डन लिखा है ना, उसी लिस्ट में इसको ऐड कर दो, प्रेशर ग्रेडियंट को, प्रेशर ग्रेडियंट ये भी ऐड कर दो इसी में, ठीक है। ये लो, अगला बोलो। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। बच्चों मैं चाहता हूं इसके लिए तुम एक फॉर्मूला याद रखो, F इज इक्वल टू माइनस ईटा dv बाई dl, सॉरी माइनस ईटा a dv बाई dx या dl। जब भी ये टॉपिक आए ना कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, मैं तुम्हें बार बार यही कहूंगा, आप लोग ये फॉर्मूला याद रखो, ये फॉर्मूला फ्लूइड मैकेनिक्स चैप्टर में बहुत काम आएगा, विस्कोसिटी का फॉर्मूला है। और इसमें जो ये ईटा है ना, जो यहाँ पर तुम्हें ये ईटा नजर आ रहा है, एन नहीं है, ये ईटा है, उसी को बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, समझ गए? तो ईटा का फॉर्मूला क्या हो गया बच्चों, F इंटू DL अपॉन A इंटू DV। चेक कर लो, अगर माइनस को कंसिडर ना करें तो एरिया आ जाएगा F के नीचे और DL मल्टीप्लाई में आ जाएगा DV नीचे आ जाएगा, सही है गलत? तो फॉर्मूला क्या हो गया इसका, फोर्स इंटू DL का मतलब है लेंथ अपॉन में एरिया इंटू वेलोसिटी। ये रटोगे ना फॉर्मूला तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगी, रटोगे तो रटना है तो रट लो, कोई दिक्कत नहीं है, और बेहतर होगा ये फॉर्मूला याद करो, ये आगे भी काम आएगा। तो फोर्स की डायमेंशन क्या होती है, जल्दी बोलो, mlt - 2, लेंथ का L, एरिया का L2, वेलोसिटी का lt - 1, सही है गलत? बच्चों ऊपर 2L है, नीचे 2L है, कट गया, तो क्या बचा m, ये L ऊपर आ जाएगा -1 और ये t - 1 ऊपर आएगा, प्लस का हो जाएगा, तो t - 1 ml - 1 t - 1, सही है। और विस्कोसिटी इसकी SI यूनिट क्या होगी, चेक करो, फोर्स का हो गया देखो न्यूटन, लेंथ का हो गया मीटर अपॉन में एरिया का मीटर स्क्वायर और वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड। 1 मीटर से 1 मीटर कटेगा, क्या बचेगा, न्यूटन मीटर -2s, s ऊपर आएगा प्लस का हो जाएगा, समझ गए? तो न्यूटन सेकंड पर मीटर हो जाएगा। क्लियर हो गया? तो याद रखना इसमें ये वाला फॉर्मूला काम आएगा। अच्छा ये ml - 1 t - 1 पहले आ चुका है क्या, चेक करो, चेक करो, ml - 1 t - 1 ये आ चुका है पक्का, ml - 1 t - 1 नहीं आया क्या? कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी में आया था ना, अच्छा ये वही तो है वही तो है, देख लो, अगर ये आ चुका है तो उसको हम लोग किसी के साथ लिख सकते हैं टेबल में, नहीं आया तो अगला बोलो। एंगल और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। बच्चों एंगल पे आ जाओ, एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा। थीटा कैसे निकालते हैं, L बाई आर, थीटा इज इक्वल टू L बाई आर। अगर थीटा रेडियन में मेजर कर रही हो
तो फिर वो L बाई आर, आर्क अपॉन यही होता है ना इसका फॉर्मूला, आर्क अपॉन रेडियस। तो आर्क भी एक लेंथ है, रेडियस भी एक लेंथ है, तो क्या हो जाएगा डायमेंशनलेस। तो कौन कौन है डायमेंशनलेस बताओ जरा, स्ट्रेन और एंगल और देखते हैं अगला बोलो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। बच्चों जितने भी हैं, हाँ जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, तुमने सब में फॉर्मूला पढ़ा होगा। किसी का P बाई H, किसी का B बाई H, किसी का P बाई B, किसी का B बाई P, ऐसे ही चलता रहता है ना। तो कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लगा लो, लेंथ अपॉन लेंथ आएगा, क्योंकि परपेंडिकुलर अपॉन बेस कर रहे हो तो परपेंडिकुलर वो भी एक लेंथ है, बेस भी एक लेंथ है, तो लेंथ अपॉन लेंथ करोगे क्या आएगा, तो ये दोनों क्या हो गए डायमेंशनलेस। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो भी आ गया, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अगला बोलो, एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी मतलब किसी चीज की वेलोसिटी नापी जा रही है इन टर्म्स ऑफ एंगल, यानी कितना एंगल स्वाइप हुआ है पर यूनिट टाइम। तो एंगल तो डायमेंशनलेस है, अपॉन में टाइम रह जाएगा, तो बचेगा t-1। तो यहाँ पर ये तो हो गया तुम्हारा पर सेकेंड, सॉरी रेडियन पर सेकेंड। हाँ एक मिनट बच्चों, एक मिनट, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का कोई ऐसा यूनिट नहीं है, पर इसका रेडियन होता है। तो ये दोनों है तो डायमेंशनलेस, पर यूनिट तो लिख सकते हैं ना इसकी, डायमेंशनलेस इसका रेडियन है, इसका तो ये हुआ रेडियन पर सेकेंड, कोई दिक्कत। अगला बोलो, एंगुलर एक्सेलरेशन। अच्छा डायमेंशन की अगर खाली बात करूं तो इसकी डायमेंशन किसके जैसी है बच्चों, फ्रीक्वेंसी वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ एंगुलर वेलोसिटी। अगला बोलो, एंगुलर एक्सेलरेशन। मैं समझ गया, एंगुलर एक्सेलरेशन मतलब एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम, एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम। एंगुलर वेलोसिटी की अभी अभी डायमेंशन आई थी t-1 और अपॉन में एक और t आ गया, तो अभी हो गया t-2, समझ गए। तो इसकी यूनिट क्या हो गई, रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, और t-2 किसकी यूनिट होती है देख लो, उसके साथ लिख देना। इस तरीके से अगर हम आगे चलें, बुक देना, अगर हम इसी तरीके से आगे चलते जाएं तो यूनिट कभी खत्म, ये फिजिकल क्वांटिटी कभी खत्म नहीं होगी। देखो एंगुलर एक्सेलरेशन, रेडियस ऑफ गायरेशन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एंगुलर मोमेंटम, टॉर्क, वेवलेंथ, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, इंटेंसिटी ऑफ वेव, रेडिएशन, प्रेशर, एस्केप वेलोसिटी, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, एफिशिएंसी, ग्रेविटेशन कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट, मतलब समझ रहे हो, चार्ज, करंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, बहुत सारे। एनसीईआरटी के पीछे आप लोग जाके देखोगे, पेज नंबर 150 पे मिल जाएगा, अपेंडिक्स नंबर A9, ये रहा। ठीक है, तो यहां से इसको याद कर लेना, कॉपी में लिख लेना, और सबसे बेहतर चीज मैं आपको बताऊं, फॉर्मूला याद कर लो। खुद सोचो अगर फॉर्मूला याद है तो इसको फाइंड करने में कितना टाइम लगेगा। ये मेहनत वाला काम तो है, एक बार मेहनत लगेगी, उसके बाद आपको फिजिक्स की सारी फिजिकल क्वांटिटी, उनके फॉर्मूले, उनकी एसआई यूनिट सब याद हो जाएगा। तो जरा सोच के देखो, ये अच्छी बात नहीं है कि तुम्हें सबके फॉर्मूले याद हो रहे हैं, काफी सारे तो पहले से आते हैं, जो नए आ रहे हैं उनको ही तो याद करना है। तो इसमें दिक्कत वाली, डरने वाली बात क्या है? मेरी बात सबको समझ में आ गई? ये जो भी बोर्ड पे लिखा हुआ है इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, कॉपी में लिख लेना, और इस तरीके का एक टेबल अपनी कॉपी में अलग से बना लेना कि कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटी ऐसी हैं जिनकी डायमेंशन सेम होती है। ठीक है,
टेबल अभी खत्म नहीं हुआ है, इसमें अभी और भी बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटी बाकी हैं, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और तो और हमें इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स भी करने हैं। सबको समझ में आ गया? तो कल मंडे को हम लोग स्टार्ट करेंगे नई क्लास, उसमें इस टेबल को कंटिन्यू करेंगे। तब तक घर पे इसको ड्रॉ करके, लिख के, याद करके प्रैक्टिस करते रहना। समझ गए सब लोग? बोलो जय श्री राम। जय श्री राम।